हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैथ्स ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं अमित कुमार आपके सामने आज चैप्टर 5 लेके आया हूँ। तो चैप्टर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है। तो ये चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह तो कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन है, यूक्लिड्स ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, एक्सियोम्स दिए हैं और पोस्टुलेट्स दिए हैं, वो है। ठीक है। तो आज सिर्फ ये याद करेंगे, डेफिनेशन है वो आपको याद करवाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आपको याद करनी है तो आप याद कर लोगे। ठीक है। तो आज अपनी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री पर अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है। फिर एक एक्सरसाइज है इसमें 5.1, तो वो अपन कल देख लेंगे। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने पास ये आ रहा है कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है। ठीक है। दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो जियो, ठीक है, एक मेट्री। ये दो वर्ड से बना हुआ ज्योमेट्री वर्ड है। ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे जियोग्राफी, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो, अर्थ के बारे में पढ़ते हो। ठीक है। तो जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है। और मेट्री का मतलब क्या होता है, टू मेजर। क्या होता है, टू मेजर। तो ज्योमेट्री ऐसी मैथ है जिसमें हम अर्थ को मेजर करेंगे। ठीक है। अर्थ को मेजर करने के काम में जो भी चीज़ें आएंगी अपने, वो हम किस में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास चैप्टर दे रखा है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब यूक्लिड्स ज्योमेट्री में यूक्लिड्स ने क्या क्या दिया ज्योमेट्री के बारे में, वो सब हम इसी इंट्रोडक्शन की क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, फिर इन्होंने कुछ एक्सियोम्स भी दिए हैं, कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सियोम्स क्या होता है और कौन कौन से एक्सियोम्स यूक्लिड्स ने दिए हैं, और पोस्टुलेट्स क्या होता है और कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर यूक्लिड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आते हैं। ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। हाँ, समझा दूंगा मैं, लेकिन याद आपको ही करनी है। तो आई होप आप याद कर लोगे अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी कि कोई सी भी डेफिनेशन अपन को पूछ ली जा सकती है। ठीक है। जैसे डिफाइन पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बारे में बताइए। अब डेफिनेशन आपको तो याद होनी चाहिए ना, कि ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। अब पॉइंट है अपने पास, जैसे मैं अब आपको सभी डेफिनेशन 7 डेफिनेशन दी है, 7 की 7 आपको मैं समझा दूंगा आराम से, फिर इजीली आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है। तो पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट। अब पॉइंट के पास कोई पार्ट थोड़ी ना है, पॉइंट है वो, कोई पार्ट नहीं है इसके पास, सिर्फ पॉइंट है। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइन के बारे में अपने को दे रखी है कि लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। जैसे अपने पास है, ये लाइन है, ये लाइन हो गई। ठीक है। अब इसकी कोई ब्रेड थोड़ी ना है, इसकी लेंथ तो है, ये इसकी लेंथ तो हो गई। ठीक है। ये लेंथ हो गई, लेकिन ब्रेड्थ है क्या लाइन की, कोई ब्रेड्थ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए लाइन इज ब्रेड्थलेस लेंथ। ठीक है। जिसमें ब्रेड्थलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें ब्रेड्थ नहीं है। ठीक है। ब्रेड्थहीन। ठीक है। यानी कि चौड़ाई नहीं है इसमें। तो चौड़ाई कहाँ दिख रही है आपको, चौड़ाई कहीं नहीं है, लाइन है, लाइन बस लेंथ होती है, लंबाई होती है सिर्फ, और चौड़ाई नहीं होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है। ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। फिर थर्ड डेफिनेशन क्या दी है इसने, दी है द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। अब ये तो आपको पता ही है, जैसे ये लाइन है अपने पास। ठीक है। ये लाइन है। ठीक है। अब इसके एंड्स हैं, वो क्या है, एंड्स क्या है, पॉइंट ही तो है ये यहाँ पर पॉइंट ही तो है ये। ठीक है। यहाँ पर भी एंड्स है ये लाइन का, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स। तो यही दे रखा, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, कि जो लाइन है उसके दोनों सिरे यानी कि दोनों एंड पे क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट है।
कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें ये दे रखा है कि इसके भी बहुत अनगिनत पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसी पे लाई करती है लाइन, क्योंकि पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं आप, तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है, अनगिनत पॉइंट है। यानी कि ए स्ट्रेट लाइन इन लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, यानी कि खुद पे इतने पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट होते हैं। जैसे एक बार फिर से एक और उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे ये पॉइंट लिया अपन ने, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट मिलके ही तो लाइन बनती है, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब अगर अपन को लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये लीजिए लाइन ड्रॉ हो गई। अब पता ये इसके ऊपर ही बहुत सारे पॉइंट है, यानी कि गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है अपन को, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। अब ये दे रखा है कि सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल सरफेस होता है। जैसे अपन ने सरफेस ले लिया, ठीक है, अपन ने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लिया अपन ने, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसकी लेंथ भी होती है, इसकी लेंथ भी होती है रेक्टेंगल की और ब्रेड्थ भी होती है, ठीक है, लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। तो इसमें यही कहा गया है, ये सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। तो ये सरफेस है, क्योंकि अपन ने रेक्टेंगल लिया है, सरफेस के रूप में तो लिया है, तो अब इसकी क्या है, लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो ये क्या हो गया, सरफेस हो गया। सरफेस वही होता है जो जगह को घेरता है, ठीक है, तो ये जगह घेर रहा है, यानी कि इसका एरिया भी होता है। लेकिन पॉइंट का कोई एरिया होता है, नहीं होता है। कोई लाइन का कोई एरिया होता है क्या, नहीं होता है। सरफेस का ही एरिया होता है, तो इसका एरिया होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ये हो जाएगा। तो सरफेस तो घेर ही रहा है, ठीक है, सरफेस तो कवर कर ही रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि सरफेस क्या होता है, जिसके पास क्या हो, लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस, ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। अब देखिए यहाँ पर ये एज है, ठीक है, ये सरफेस है, जैसे इसकी ये एज है, ठीक है, ये एज है, ठीक है, और ये एज, ठीक है। इसको अपन ने ए ले लिया, इसको बी ले लिया अपन ने, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया, ठीक है। अब ये आपको सीधी नजर आ रही है, जो एजेस ऑफ सरफेस है वो लाइंस है, यानी कि ए बी क्या है, लाइन ही तो है, बी सी क्या है, लाइन ही तो है, सी डी क्या है, लाइन ही तो है, ए डी क्या है, लाइन ही तो है, ठीक है। तो यानी कि जो भी सरफेस के एजेस होंगे उनसे क्या होगा, लाइन, लाइन ही तो बनेगी, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, ठीक है। अब प्लेन सरफेस क्या होता है, अब जैसे एक बार फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको रेक्टेंगल का, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब ये सरफेस है, अब इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक प्लेन सरफेस पे अनगिनत लाइनें हो सकती हैं उसके ऊपर भी, ठीक है, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, यानी कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम सरफेस पे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सातों की सातों डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, याद कर लेना, किसी भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई पार्ट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट, दैट विच हैज़ नो पार्ट, ठीक है। लाइन क्या होती है, जो ब्रेड्थ लेस लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरी क्या है, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, यानी कि जो लाइन के एंड्स होते हैं वो क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर ही पॉइंट्स लाई होते हैं, ठीक है, उसके खुद के ऊपर ही पॉइंट्स होते हैं,
स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। फिर सरफेस, सरफेस क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। और सरफेस के एजेस हैं वो भी क्या है, लाइंस होती हैं। यानी कि सरफेस के एज हैं वो भी क्या होती हैं, लाइंस होती है। और एक प्लेन सरफेस के ऊपर हम कितनी भी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये आपको डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। क्या दे रखा है अपने को, एक्सियम्स, यानी कि इक्लिड्स के जो एक्सियम्स हैं वो क्या क्या है। और एक्सियम्स पहली बात तो होता क्या है, पहले तो ये देखना है अपन को एक्सियम्स होता क्या है। कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सी चीज है। क्या होता है एक्सियम्स, वो अभी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। एक्सियम्स यही होता है जो अपने पास होते हैं, थ्योरम वगैरह वो तो होते नहीं है, लेकिन ये होता है कि कोई भी बोल दे, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ये, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और किस पे लागू होते हैं, यानी कि इनको हम प्रूफ नहीं मिलता इनका ना तो प्रूफ हम करते हैं या इनका प्रूफ मिलता भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कि बस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। और ये एक्सियम्स की एक खास विशेषता ये है कि ये किस पे एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कुछ स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट होते हैं जो कि अपने जनरल मैथमेटिक्स में यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, एक्सियम्स वो होते हैं। और एक पोस्टुलेट्स हो रहेगा, आगे पढ़ेंगे वो भी। वो क्या होता है, वो सिर्फ ज्योमेट्री पर लागू होता है, ठीक है। उसके जो भी स्टेटमेंट है वो ज्योमेट्री पर ही होते हैं, ठीक है। और इस एक्सियम्स क्या होता है, जिसके पूरी मैथमेटिक्स में लागू होते हैं इसके स्टेटमेंट जो भी होते हैं, ठीक है। तो एक्सियम्स ने 7 स्टेटमेंट दिए हैं, वो 7 हम को देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। अब इसका मतलब क्या है, आपको एग्जांपल देके इजीली समझा देता हूं। थिंग्स का मतलब जैसे ए है, ए इज इक्वल टू क्या है, बी है, ठीक है। और फिर देखते हैं सी इज इक्वल टू क्या है, बी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि ए है वो बी के बराबर है, सी है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, यानी कि दोनों सेम थिंग के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए है वो सी के इक्वल्स होगा, ठीक है। ए भी क्या होगा, सी के बराबर होगा, ठीक है। यही मतलब है इसका, यानी कि कोई भी दो थिंग्स हैं वो किसी एक सेम चीज के इक्वल है, ठीक है। थिंग्स है वो किसी एक सेम चीज के इक्वल है, तो फिर वो दोनों थिंग्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया एग्जांपल से। अब सेकंड क्या, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अब इक्वल्स का मतलब कोई भी डिजिट है उसमें हम दो सेम डिजिट है, जैसे अपन ने मान लिया 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये मान लिया अपन ने। अब दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इसमें अपन जितना भी ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे उतना ही इधर ऐड करेंगे तो बराबरी ही होगा। इसका मतलब ये होता, जैसे प्लस अपन ने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, 2 + 1 कितना होता है, 3। और यहाँ पर भी क्या होता है, 2 + 1 3। इसका मतलब ये इक्वल है, बस इसी का मतलब यही है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, ठीक है। यानी कि 2 इक्वल है, इसमें अगर अपन दोनों तरफ सेम चीज से ऐड करेंगे तो जो होल होगा ना, जैसे 2 + 1 3 ये होल्स है, तो होल क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। इसका भी यही मतलब होता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि जैसे अपन ने मान लिया 3 = 3 ये मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 = 3 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें माइनस करना है अपन को, माइनस कर देते हैं 1, इधर भी -1 कर देते हैं, क्या आएगा, 2 = 2, तो ये भी तो इक्वल है। तो इसका यही मतलब होता है, चाहे प्लस कर लो इक्वल्स में, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। होल्स है वो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा।
ठीक है, यही बताना चाह रहा हूँ। अब इसको ऐसे भी अपन समझ सकते हैं, किसी अपन वेरिएबल से भी समझ सकते हैं। जैसे अपन को दे रखा है a इज इक्वल टू बी दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अगर c ऐड करेंगे और इसमें भी अगर c ऐड करेंगे तो ये इक्वली आएगा, ठीक है। तो ये इक्वली ही आएगा, बस यही बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। फोर्थ क्या दे रखा था, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब जो कोइंसाइड का मतलब क्या था, जो सेम चीजें अगर सेम दिख रही है तो वो हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसे अपन ने ले लिया ये सर्कल ले लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है r, और एक और सर्कल ले लिया, उसकी भी रेडियस क्या है r। तो इसका मतलब सेम दिख रहे हैं, तो सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम इक्वल भी हैं, बस यही है। द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर, ठीक है। एक के ऊपर दूसरी अगर कोइंसाइड हो रही है तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब फिफ्थ में अपन को क्या दे रखा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे अपने पास कोई गिलास है, ये गिलास है अपने पास, ठीक है। हालांकि मेरे को ड्राइंग इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है। ये गिलास है अपने पास, ठीक है, इसमें वाटर है, कितना वाटर है, 10 लीटर वाटर है, ठीक है। कितना वाटर है, 10 लीटर वाटर है, ठीक है। ये तो अपने पास क्या आ गया, होल। अब इसके पार्ट भी तो ले सकते हैं अपन। अब गिलास और भी ले सकते हैं अपन, जैसे 2 गिलास और ले लिया अपन ने, एक गिलास और ले लिया, एक और ले लिया, ठीक है। ये गिलास है, ठीक है, इसमें भी वाटर है, लेकिन इसमें 5 लीटर है, ठीक है, इसमें भी 5 लीटर है, ठीक है। अब दोनों मिला के तो 10 लीटर ही तो हो रहा है, ये भी 10 लीटर हो रहा है, और ये दोनों अलग अलग 5-5 10 लीटर हो रहे हैं, ठीक है। ये तो होल हो गया, ये इसके पार्ट हो गए, ठीक है। इसमें से आधा पानी इसमें निकाल लिया, आधा वाटर इसमें निकाल लिया, ठीक है, ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो होल है, यानी कि जो बड़े वाला है, वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होगा, यानी कि पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। 5 से 10 बढ़ाई तो है, 5 से 10 बढ़ाई तो है। इसका मतलब यही होता है, जो होल है यानी कि पूरा है, वो हमेशा बड़ा होता है किसी उसी के पार्ट से। यानी कुछ भी आप देख लीजिए, जैसे अपन ने कुछ भी मान लीजिए आप, तो वो बड़ा ही होगा, यानी कि पार्ट है वो बड़ा ही होगा, ठीक है। फिर अगला क्या दे रखा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब थिंग्स है विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, अब डबल ऑफ आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब जैसे अपन ने मान लिया कि जैसे 2x है, वो क्या है, इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू अपन ने मान लिया z की, ठीक है। अब यही तो द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, यानी कि ये जो डबल है, y भी डबल है 2x का, z भी 2x का डबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू z, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर 2x है वो y की इक्वल है, 2x है z की इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y और z दोनों इक्वल है, बस यही मतलब है सिक्स्थ का। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर। अब नेक्स्ट 7 दे रखा है अपन को, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब हाफ ले लिया, चलिए देख लेते हैं। जैसे हाफ x ले लिया अपन ने, ठीक है, वो किसके इक्वल है, a की इक्वल है, ठीक है। हाफ x ले लिया, ठीक है, वो b की इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो a है वो किसके इक्वल है, b के। बस इस स्टेटमेंट का यही मतलब है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया एकदम से अच्छी तरीके से, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखते हैं यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स है वो क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने पिछले अभी बताया है, पोस्टुलेट्स वो स्टेटमेंट होते हैं, कौन से स्टेटमेंट होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर लागू होते हैं। पोस्टुलेट इज दैट स्टेटमेंट
which is applicable only on ज्योमेट्री। ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ ज्योमेट्री पे लागू होते हैं, और जो एक्सियोम्स थे वो पूरी मैथमेटिक्स में लागू होते हैं। बस ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। पोस्टुलेट्स हैं वो तो सिर्फ ज्योमेट्री पे लागू होंगे, जो अभी पढ़ेंगे हम, जो भी इक्लियोड्स ने दिए हैं वो ज्योमेट्री पे लागू होंगे, और अभी जो पढ़ गए हैं वो पूरी मैथमेटिक्स में लागू होंगे। यानी किसी को ऐड करते हैं, यानी कोई दो डिजिट सेम है, उसमें दोनों में बराबर चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो बराबरी तो होएगा, बराबर अगर माइनस करेंगे तो बराबरी रहेगा। तो यही बात है, तो पूरी मैथ में ये होता है। लेकिन जो पोस्टुलेट्स है वो सिर्फ ज्योमेट्री पे लागू होते हैं। और पोस्टुलेट्स का सबसे पहले दे रखा है अपन को, पोस्टुलेट्स 1 क्या दे रखा है, ये दे रखा है द स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बस कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ यही है कि जो ये पॉइंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब दूसरा ये भी पॉइंट हो गया, ये भी तो पॉइंट ही है, ठीक है, ये पॉइंट था तो ये भी पॉइंट ही है। बस खत्म बात ये थी। ये स्ट्रेट लाइन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। बस पोस्टुलेट एक तो यही है। अब सेकंड क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अब जैसे ये लाइन है अपने पास, सपोज करो ये टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, तो अब इसको अपन और आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेट टाइम तरीके से। जैसे इसको आगे कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी अपन इसको कितना भी बढ़ा जा सकते हैं, ठीक है। इस पोस्टुलेट्स का ये मतलब होता है, एक लाइन होती है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली टाइम, ठीक है। यानी कि इधर भी अपन कितना भी बढ़ा सकते हैं लाइन को, इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। पोस्टुलेट 3 क्या दे रखा है, एक सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब अपने पास एक सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ड्रॉ करने में। चलिए अपन कंपास ले लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। अपन ने कंपास ले लिया और अपन ने एक पॉइंट ले लिया। क्या पॉइंट लिया अपन ने, यानी कि सेंटर ले लिया सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर ले लिया, ठीक है। और रेडियस अपन ने माप ली, रेडियस कितनी होगी, ठीक है। अब ये है, जैसे ये अपने पास रेडियस हो गई, ठीक है। अब इसे अपन को सर्कल बनाना है, ये रेडियस हो गई। अब इसे अपन को क्या करना है, सर्कल बनाना है, सर्कल बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बन गया सर्कल। बस यही दे रखा है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, यानी कि सेंटर से लेकर और रेडियस लेकर हम सर्कल बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। पोस्टुलेट 3 क्या है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है अपने पास, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। अब राइट एंगल ट्राइंगल है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। बस क्या याद करना है इसमें, बस ये ध्यान रखना है कि ऑल जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इक्वल है, चाहे कहीं भी ले सकते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऐसे ले लेते हैं, ये क्या है, इक्वल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो कि कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, ये इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। अब फिफ्थ क्या दे रखा है वो देखना है, ये इंपॉर्टेंट भी, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
पोस्टुलेट 5 क्या है? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. अब ये आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने ऐसे रैंडमली दो लाइन ले ली, ठीक है, दो लाइन ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे एक लाइन अपन ने पास करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास क्या है? इंटीरियर एंगल बनेंगे, एक इंटीरियर ये एंगल, और एक इंटीरियर ये एंगल बनेंगे, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में बने हुए हैं 1 2, और एक ये एंगल 3, जैसे ये एंगल 4, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें ये दे रखा है ये 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दो एंगल कितने करते हैं? 180 डिग्री के। अब इसमें ये दे रखा है कि जिधर भी अगर इंटीरियर एंगल का ऐड करेंगे, अगर 190 से कम है, यानी कि जिधर भी अपन इंटीरियर एंगल है उनका अगर ऐड करेंगे, अपन इंटीरियर एंगल को ऐड करेंगे, अगर 180 से लेस है, 180 से लेस है, इसका मतलब क्या होगा? 180 से अगर लेस है तो उस तरफ ही लाइन, दोनों लाइन है जो अपन ने रैंडमली ली थी वो मिलेंगी। क्या करेंगी? मिलेंगी, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, मीट करें हो जाएगा, ठीक है। और जो 180 डिग्री से अबव है इंटीरियर एंगल का एडिशन, ठीक है, जैसे ये है यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये हो गया, और यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, ठीक है। अब ये अगर लेस है, यानी कि एंगल 1 2 है वो अगर लेस है, यानी कि 180 से लेस है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ये जो लाइन है, ये लाइन आगे जाके मिल जाएगी, कट होंगी ये लाइन, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, आई थिंक ये मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है जो इंटीरियर एंगल है जिनका ऐड है, इंटीरियर एंगल को प्लस करने पर अगर 180 से कम आएगा, जिस तरफ भी अगर इंटीरियर एंगल को ऐड करने पर 180 से कम आता है, उस तरफ ही जो लाइंस है वो आपस में मिलेंगी। और जिस तरफ से अगर 180 से अबव आता है, 180 से अबव आता है, यानी कि 180 से ज़्यादा आएगा इंटीरियर एंगल का एडिशन, वहाँ पे लाइन कभी नहीं मिलेंगी, वहाँ पे लाइन कभी नहीं मिलती। जैसे ये, अब ये लाइन कभी नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी ये लाइन, अब ये लाइन कहीं नहीं मिलेंगी, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे ये उनकी दूरियां दूर होती जाएंगी, दोनों लाइनें दूर होती जाएंगी। लेकिन जिसके भी एंगल अगर 180 से कम है, यानी इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या है? 180 से कम है, वो लाइन क्या हो जाएंगी? मीटअप हो जाएंगी। यही दे रखा है, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो टू राइट एंगल्स यानी कि राइट एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180, यानी कि टू राइट एंगल्स से कम, यानी कि 180 से कम जो भी होंगे इंटीरियर एंगल, उस तरफ क्या है कि लाइन मीटअप हो जाएगी। यही है इस थ्योरम में, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था, यानी कि इसमें और तो कुछ है भी नहीं, इंट्रोडक्शन ही था, थोड़ा सा अपन को बेसिक चीज़ें सीखनी थी बस। एक्सरसाइज तो छोटी सी है, कुछ नहीं है उसमें, वो कल अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये आपने अगर समझ ली तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आई होप मैंने आपको
आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और जो भी नए स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि आगे जो भी मैं क्लास लूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसी क्लास की एंडिंग के लिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।